पापा, मुझे लगता है अब रिच होना पहले से ज़्यादा इजी हो गया। मुझे लगता है कि रिच बनना तो इजी नहीं हुआ, लेकिन रिच दिखना तो इजी हो गया। कैसे? पर अब तो सैलरीज भी पहले से बहुत बेटर हो गई है। देखिए, सैलरीज पहले से बेटर हो गई हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी बढ़ गए हैं। मतलब आजकल के लोग जो है सैलरी आती नहीं उससे पहले प्लान कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ खर्च होगी, और उनके पास ऑप्शंस भी हैं पैसे खर्च करने के लिए। तो जितना पैसा आता है उससे ज़्यादा का वो एक्सपेंडिचर प्लान कर लेते हैं, खर्चे प्लान कर लेते हैं। प्रैक्टिकली तो ये हो रहा है। बट मुझे तो लगता है लाइफ को तो एंजॉय करना चाहिए। अच्छे फ़ोन एंड अच्छे ट्रिप्स, इसी के लिए तो हम कमाते हैं। बट ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं आज के दिन कि अपने वो एक्सपीरियंसेस और ये चीज़ें खरीदने के चक्कर में अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल फ्रीडम को बेच रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, हाँ। हमारी जनरेशन मनी के मामले में काफ़ी अवेयर है। यस, फाइनेंशियली अवेयर है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। आज के दिन इजी है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सोर्सेज अवेलेबल हैं, मीडिया अवेलेबल है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन मुझे तो अब लगता है कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का कंटेंट अब इजीली हर जगह से मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी मंथ एंड पर वही फीलिंग आती है कि भाई अकाउंट तो खाली हो गया। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हो कि प्रॉब्लम इनकम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब इकोनॉमी की है? वो भी नहीं है। तो फिर आप ही बता दो कि प्रॉब्लम है किस चीज़ की। एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ हैबिट्स की है, जो शुरू में तो लगती है मामूली हैं, नेग्लिजिबल हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो भी कंपाउंड होती हैं और बाद में आके वो आपको अफेक्ट करने लगती हैं। FinVision. Best decision. हाय एवरीवन, मैं हूं उदयन। हाय एवरीवन, आई एम कर्नल संदीप। और आज फिनविजन के एपिसोड में हम बात करेंगे उन ट्रेंड्स एंड हैबिट्स की जो हमारी जनरेशन दैट इज जेन जी को वेल्थ क्रिएट करने से रोक रही है। और आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल। और आज हम केवल प्रॉब्लम्स की ही बात नहीं करेंगे, हम आपको कुछ वो सॉल्यूशंस देंगे, वो स्ट्रेटजीज देंगे जिससे कि आप अपने पैसे को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो, जिससे कि आपको ये ना लगे कि आपका मंथ एंड में कि अकाउंट खाली हो गया है, और आप अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उनको आसानी से अचीव कर सको। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को संभालना और उसको अच्छी तरह ग्रो करना असली गेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि रिच होना बस पैसों का गेम नहीं है। बिल्कुल। देखो, जब आप पैसे कमाते हो वो तो दिख जाते हैं, वो आप मेजर भी कर सकते हो कितने आ रहे हैं जी। लेकिन आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में 3 दुश्मन सदा आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। अगर आपने वो 3 दुश्मन नहीं पहचाने और उनको काउंटर नहीं किया या उनको ओवरटेक नहीं किया, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो क्या आप मुझे वो 3 एनिमीज के बारे में बता सकते हो? पहला जो आपका दुश्मन है, जो आपको अमीर होने से रोकता है, वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जाती है। ठीक है। दूसरा है जो पैसा आपके पास आता है, सैलरी आती है या गेन्स आते हैं, उस पर टैक्स लगता है, तो टैक्सेशन। और तीसरा है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्ट कर देते हैं और गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, ना तो वो ग्रो होता है और ना ही आपको टैक्स ऑप्टिमाइज रिटर्न देता है। जब तक ये 3 दुश्मनों को आप नहीं लड़ोगे, उनके बारे में जानोगे नहीं, उनको काउंटर नहीं करोगे, उनको ओवरटेक नहीं करोगे और या स्टेप्स नहीं लोगे कि जिससे आप उनसे बेटर कर सके, तब तक आपकी वेल्थ कभी नहीं बन सकती। इन्फ्लेशन तो मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, बट मैं कभी भी इसको रिलेट नहीं कर पाया कि इसका मेरी लाइफ से क्या इम्पैक्ट है। देखो, इन्फ्लेशन होती है महंगाई जी। वो सदा बढ़ती रहती है, जैसे आपने सुना। ओके। मान लीजिए आपकी जो आज के दिन CTC जो है 10 लाख रुपए है, ठीक है। अगले साल आपको 5% का उसमें हाइक मिल गया, तो आपकी पे तो बढ़ गई। यस। लेकिन जो आप खरीदने जा रहे हो उसको कहीं यूज करोगे पैसे को, अगर वहां पे वो 10% उसकी परचेज प्राइस बढ़ गया, तो आपके पैसे कम हुए कि ज्यादा? कम हुए। लेकिन आपकी पे तो मिली है, तो आपने खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, मतलब कह नहीं सकते, मतलब वैसे तो लॉस ही है देखा जाए तो। तो कहने के लिए तो जब सैलरी आ रही है बढ़ के, तो आपको अच्छा लगेगा, 5% हाइक है, लेकिन महंगाई 10% बढ़ गई, तो आप आगे बढ़ने की जगह पीछे चले गए। तो आप कहना चाह रहे हो कि अगर मेरी इनकम 5% से इंक्रीज कर रही है एंड इन अ वे मेरी एक्सपेंसिव 10% से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो टेक्निकली मैं लॉस में चल रहा हूँ। एब्सोल्युटली। क्योंकि आपकी देखो, मैंने एग्जांपल दिया, 10 लाख की सैलरी थी, 10,50,000 हो गई पूरे साल का CTC, लेकिन आप उसको कहीं पे तो खर्च करोगे। मान लीजिए आप कॉलेज की फीस दोगे, यस, वो तकरीबन 10% से बढ़ गई,
यस। आपका घर का किराया 10% बढ़ गया, क्योंकि जो आपका हाउस एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है, Yes. उसमें इंक्रीमेंट होता है कि हर साल 10% बढ़ाएंगे, तो आपका घर का किराया बढ़ गया। जी। पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ गए, यस। तो 5% बढ़ा और 10% खर्चा बढ़ गया, तो एक्चुअली तो नुकसान में ही हुआ ना। यस। लेकिन हम खुश हो जाते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ गई, लेकिन आपके खर्चे बढ़ गए, उसको हम काउंट नहीं करते। तो जब तक आप अपने इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं करोगे कि इस इन्फ्लेशन को, क्योंकि इन्फ्लेशन तो जारी रहता है, Yes. आपकी इंक्रीमेंट हो या ना हो, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। यस। जब तक उसको काउंटर करने के लिए स्टेप नहीं लोगे, तब तक आप अमीर नहीं हो सकते। तो ये दुश्मन नंबर 1 इसलिए बोला जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन तो मुझे समझ आ गया, Good. बट आपने दूसरा एनिमी बोला टैक्स। ओके, वैसे टैक्स तो सबको ही देना पड़ता है, इसमें दिक्कत क्या है? यस, जो आपके जो पैसे आ रहे होते हैं वो सारे के सारे आपके नहीं होते, उसमें कुछ टैक्स भी जाता है। यस। लेकिन टैक्स को बचाया भी जा सकता है, टैक्स को ऑप्टिमाइज भी किया जाता लगता है। कोई हर चीज़ पे टैक्स नहीं लगता है, हर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, हर इनकम ब्रैकेट में टैक्स नहीं लगता। तो आपने वो टैक्स के बारे में समझना है कि किस चीज़ पे कितना टैक्स लगेगा, वो समझना है जी। और उसको प्लान करना है, और उसको टैक्स को सेव करने के भी तरीके होते हैं, उन सबको समझना है और अकॉर्डिंगली अपने पैसे को चैनलाइज करना है। तो आप कहना चाह रहे हो कि मुझे टैक्स छुपाना चाहिए? टैक्स छुपाना नहीं है, टैक्स चोरी नहीं करना, टैक्स को बचाना। और छुपाने और बचाने में बहुत अंतर है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही है तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है टैक्स बचाने में। ओके। जैसे ओल्ड टैक्स रजीम में टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं, सेक्शंस हैं, ओके। जहाँ पे 80C है, 80D है, ये सारे ऑप्शंस हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, कुछ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो Okay. आपकी इनकम है, सैलरी है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उनके बारे में समझ रखना है और उनको ऑप्टिमली यूज़ करना है। ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि टैक्स बचाते ही रहना है, कि टैक्स बचाने के लिए ये कर लो वो कर लो, नहीं। आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से उस पैसे को चैनलाइज भी करना है, लेकिन इन्हें टैक्स ऑप्टिमाइज वे करना है, अननेसेसरली टैक्स नहीं देना है। Okay. और हम बिना समझे अननेसेसरली अपनी बाकी ऑप्शंस ना एक्सप्लोर करने की वजह से अननेसेसरली एक्स्ट्रा टैक्स दे देते हैं, उससे बचना है। ठीक है। क्योंकि एक पैसा भी आपने अगर टैक्स में बचा लिया, वो एक पैसा आपने गेन कर लिया ना, अर्न कर लिया, जी। तो टैक्स सेव्ड इज मनी अर्न। यस। और आपने थर्ड एनिमी की बात करी थी जो कि है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। देखो, हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं या बैंक में पैसे पड़े रहते हैं। यस। अगर आपके 1-2 लाख रुपए हैं आपके पास, अगर वो सेविंग्स बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो वहाँ पे तो मुश्किल से 2-2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। आपकी महंगाई बढ़ रही है 8-10% से, यस। तो क्या वो पैसा कमा रहा है? नहीं। वो तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। यस। आप मान लीजिए आपने एफडी कर दी, हाँ आपके पास 10 लाख रुपए थे, उसकी आपने एफडी कर दी, जी। तो एफडी में आपको 7-1% के करीब इंटरेस्ट मिल रहा है। यस। तो 7% इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन आप टैक्स स्लैब में आते हो 30% में, यस। तो आपके पास 30% टैक्स चला गया। यस। तो आप में साल में आए आपके 70,000 रुपये, ओके। 30% उसी पे टैक्स लग गया, 21,000 रुपये, यस। तो आपको कितना मिला? तो इसका मतलब आपको 49,000 रुपीज़ हाथ में आए, यस। 5% से भी कम आए। यस। लेकिन जो आप चीज़ पिछले साल 10 लाख की खरीदने गए थे, वो 1 साल बाद गए, वो 11 लाख की होगी, 10% से बढ़ गई। यस। तो आपने जो चीज़ पूरी की पूरी आ रही थी लास्ट ईयर, जी। इस साल खरीदने जाओगे तो नहीं ले पाऊंगा। तो नहीं ले पाओगे ना। यस। तो इन ए वे हमें एफडी जो है, जो हम बोलते हैं कि 4-5% ब्याज टैक्स कट के भी आ जाता है, जी। कि वो ब्याज दे रही है या ले रही है? ले लिए। इन ए वे तो ले रही है, अगर हम Yes. परचेज प्रायोरिटी से कंपेयर करें, क्योंकि जो चीज़ पिछले साल 10 की थी, Yes. वो चीज़ तो 11 की आ रही है, एफडी में बढ़ के वो में 10 से 10.5 हुए, तो मुझे तो Yes. 50,000 का नुकसान हो गया। लेकिन हम केवल नंबर देखते रहते हैं कि भाई 10 से 10.5 हो गया, कंफर्ट फील करते हैं, बट Overall इसी नहीं देखते। और इसी वजह से शायद हम अमीर नहीं हो पाते, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। अच्छा, तो इसका मतलब यही है कि अकाउंट का बैलेंस तो बढ़ रहा है, बट परचेसिंग पावर इन अ वे कम हो रही है। यस, और आपने तो परचेसिंग पावर से रेलिवेंट रखना है ना। जी। आपने तो, क्योंकि उसका पैसे का इस्तेमाल करना है, Yes. उसका यूज़ करना है, यस। तो आपको वो मैटर करना चाहिए, जो कि लोग Okay. जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सही जगह इन्वेस्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, सही इन्वेस्टमेंट चूज़ करना है, जी। लेकिन सही इन्वेस्टमेंट चूज़ करने से पहले आपने थोड़ा बजटिंग करना है, अपना सेविंग स्टार्ट करना है।
ओके। तो क्योंकि सेव करोगे तभी तो इन्वेस्ट करोगे। यस। लेकिन आज की जेन जी की प्रॉब्लम ये है कि सेव ही नहीं कर पाते, उसके खर्चे इतने बढ़ रहे होते हैं, खर्चे के इतने ऑप्शंस हैं। यस। तो पहले सेव करना है, पॉजिटिव कैश फ्लो बनाना है, अपनी कैश फ्लो का ध्यान रखना है, ओके। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। तो पापा आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचेंगे। बिल्कुल। आई गेस ऐसा हो चुका है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास सैलरी ही इतनी नहीं है कि हम बचा सके। तो क्या सच में प्रॉब्लम इनकम की ही है? मैं ये नहीं बोल रहा है कि आज के दिन सबकी सैलरी अच्छी हो, सब अच्छा कमा रहे हैं, नहीं, लेकिन काफ़ी लोग अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन ये कमाई का कम है और कैश फ्लो का ज़्यादा है इसमें। जो आपके इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में कमाई इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन कैश फ्लो इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट, और कैश फ्लो आप मैनेज कर सकते हो। तो आप कैश फ्लो से इन अ वे कहना चाह रहे हो कि जितना आ रहा है और जितना जा रहा है उसका हम ट्रैक रखें? यस, देखो कैश फ्लो का एक्चुअल मीनिंग इज इन आउट, कैश इन कैश आउट। ओके। उसके बाद जो बचा दैट इज कैश फ्लो। तो उस पे उसको आपने पॉजिटिव रखना है। Okay. जितना आ गया पूरे का पूरा खर्चा नहीं करना, जी। उसमें से कुछ बचाना, वही कैश फ्लो है। ओके। और वो इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर मान लो मेरी सैलरी 1 लाख है तो मेरा कैश फ्लो तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा? नेसेसरली नहीं है। देखो कैसे? इनफ्लो तो अच्छा है, जी। कैश इन है, लेकिन कैश आउट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। मान Yes. लो 2 दोस्त हैं, राहुल है और मोहन है। यस। तो 2 हैं, दोनों 1 लाख कमाते हैं। तो राहुल का जो है 1 लाख आता है, जी। उसकी लोन की EMI है, 30-35 हज़ार उसमें चले जाते हैं, घर का किराया चला जाता है, खाने पीने में चले जाते हैं, जी। और वो घूम फिर भी लेता है, और मंथ एंड में उसके पास 3-4 हज़ार रुपये भी बच पाते हैं। ओके। एक मोहन है, उसके पास कोई EMI नहीं है, कोई Okay. उसने लाइबिलिटी नहीं रखी, मोबाइल नहीं खरीदा इतना महंगा जिसके लिए उसे लोन लेना पड़े। ठीक है। दूसरा उसका मोडेस्ट लिविंग है, किराया कम है, और वो मोडेस्ट लिविंग में विश्वास रखता है, ज़्यादा घूमता फिरता नहीं है, खर्चा नहीं करता मतलब अननेसेसरली जी। और वो महीने के एंड में 30-35 हज़ार रुपये बचा लेता है और उसको वो इन्वेस्ट कर लेता है। तो अभी आप बताओ किसकी कैश फ्लो बेटर है? देखा जाए तो मोहन की ज़्यादा बेटर कैश फ्लो है। बिल्कुल, क्योंकि वो हर महीने जी। 30-35 हज़ार रुपये बचा लेता है, उनको इन्वेस्ट करता है, उसको SIP में इन्वेस्ट कर लेता है मान लो, तो उसकी कैश फ्लो बेटर है, इनकम दोनों की बराबर है। ओके। अभी फाइनेंशियल फ्रीडम भी मोहन को को ही जल्दी मिलेगी। यस। यही तो गेम है। तो आप कहना चाह रहे हो कि इन अ वे हमारी सैलरी ही नहीं इंपॉर्टेंट है, हमें पॉजिटिव कैश फ्लो बनाना चाहिए। बिल्कुल, जब तक आपका पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं बनेगा, मतलब आप सेव नहीं हो रहे, उसको इन्वेस्ट भी नहीं कर पाओगे जी। ना, आप इमरजेंसी के लिए कोई कॉर्पस बिल्डअप कर पाओगे, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ना ही कोई फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाओगे। Yes. आप तो बेसिकली आ रहा है और वो जा रहा है, उसी को फाइट कर रहे हो, यस। मतलब गुजारा ही कर रहे हो। इन्हें सैलरी टू सैलरी डिपेंडेंट। सैलरी टू सैलरी डिपेंड कर रहे हो। कल को आपको जॉब लॉस हो गया, कुछ हो गया, यस। तो आप एक दूसरे से मांगने का रास्ता देखना पड़ेगा। यस। वही ऑप्शन होगा, क्योंकि आप कैश फ्लो तो कुछ पॉजिटिव नहीं बनाया, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं किए। ओके। तो कैश फ्लो पॉजिटिव पे ध्यान दो, जितना कमा रहे हो उतने से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक। कैश फ्लो पॉजिटिव तो 10,000 वाला भी कर सकता है ना, यस। और 1 लाख वाले का भी शायद ना हो अगर उसके खर्चे बढ़ गए तो। यस। तो उस हिसाब से अपने लिमिट में रहना है, कैश फ्लो पे ध्यान देना है। यस, स्किल बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, दैट इज द बेस्ट केस। यस। लेकिन जब तक वो नहीं है, या जितनी भी आप इनकम है उसके Saving उसी से भी कैश फ्लो बनाया जा सकता है। तो पापा मुझे तो लगता है कि ये इमरजेंसी फंड जो है ये मैरिड और फैमिली वाले लोगों के लिए ही बना है, हमारे जैसे जेंजी इससे क्या ही कर लेंगे? देखो, इमरजेंसी तो किसी के साथ भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई फैमिली वालों के साथ ही हो, या डिपेंडेंट्स हैं उन्हीं के साथ हो। Yes. आप आज स्टूडेंट हो, कल को जॉब करोगे, यस। तो जॉब करोगे तो उसमें उससे गुजारा करोगे। यस। तो अगर आपकी जॉब चली गई तो वो इमरजेंसी नहीं है, जॉब जा सकती है ना। हाँ मतलब जा तो सकती आते जाते एक्सीडेंट हो सकता है, यस। व्हीकल ब्रेकडाउन हो सकता है, यस। रूम में चोरी भी हो जाती है, हाँ। तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? वो सब इमरजेंसीज हैं। तो इमरजेंसी आपकी फैमिली मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो नहीं हो, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, और एक्चुअल इमरजेंसी की डेफिनेशन तो वो है जो आप सोच नहीं सकते, वो वाली इमरजेंसी होना। आप कहीं पे अटक गए जी। तो इमरजेंसी है ना। यस। तो इमरजेंसी की ज़रूरत सबको होती है, और इसलिए सबका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। और इमरजेंसी कॉर्पस हर किसी के लिए ज़रूरी है। लेकिन बा आपने बोला कि इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे?
उसके लिए तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करने के ऑप्शंस है, क्रेडिट कार्ड यूज करने के ऑप्शंस है। बिल्कुल है, ऑप्शंस बिल्कुल हैं। Yes. लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ करोगे तो कंपाउंडिंग को ब्रेक कर रहे हो, यस, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आप किसी गोल के लिए, मान लीजिए आप कार लेने के लिए आज से सेव कर रहे हो, हाँ जी, तो अगर वहां से विड्रॉ कर लिए तो क्या आप वो गोल अचीव कर पाओगे जो 5 साल बाद आपने कार लेने का प्लान किया है? नहीं 5 साल में तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि कंपाउंडिंग ब्रेक हो गया उसका। Yes. दूसरा, आपने क्रेडिट कार्ड लोन तो ले लिया, यस, उससे विड्रॉ कर लिया, अगर उसको रीपे नहीं किया तो वो तो महंगा पड़ गया ना। हाँ मतलब तो आप Yes. एक इमरजेंसी के लिए अगर उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस नहीं है, तो आपको महंगा पड़ सकता है। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि जो इमरजेंसी फंड है वो बस इमरजेंसी के लिए ही नहीं है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रोटेक्ट रखता है। बिल्कुल, इमरजेंसी कॉर्पस आपको इमरजेंसी के टाइम का उसको काउंटर करने के, उसको सक्सेसफुली ओवरकम करने के लिए नहीं है, Okay. वो आपके अच्छे इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए भी होता है। तो आप एक आइडिया दे सकते हो कि इमरजेंसी फंड हमारा कितना होना चाहिए? देखो, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो जी, तो आपके पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास अपना बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, यस, तो वहाँ पे ये अप टू 1 ईयर का होना चाहिए, मतलब 12 महीने का आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। ओके, 12 महीने का खर्चा, मान लीजिए आपका खर्चा 50,000 रुपये पर मंथ चल रहा है, यस, तो 12 महीने का खर्चा हो गया 6 लाख। यस, अगर आप जॉब में हो तो 6 महीने का, तो 3 लाख। तो आपके पास अगर 50,000 पर मंथ का आपका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है यस, मंथली, तो आपके पास 3 से 6 लाख का इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। ओके। तो आप बता सकते हो कि ये पैसों को मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ? देखो, इस पैसे को इन्वेस्ट आप ऐसी जगह करो जहाँ पे रेडिली अवेलेबल है, क्योंकि Okay. इमरजेंसी आती है Yes. तो पहले वार्निंग दे के नहीं आती ना, घंटी बजा के नहीं आती कि मैं आ रही हूँ। तो ये आपके पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। तो इस पे आपने रिटर्न्स नहीं देखने हैं, Okay. इसकी अवेलेबिलिटी देखनी है कि जब मुझे चाहिए ये पैसे मिल जाएं। ये कहीं ऐसी जगह ना हो जहाँ पे वो इलिक्विड एसेट में है, फंस गए। यस, ठीक है, जैसे कि आप बोलोगे कि लैंड ले लिया या मकान ले लिया या ऐसी एसेट में लगा दिए, तो उसको बेच नहीं पाओगे ना। यस, तो आप ये मोस्ट लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी देखनी है। ओके, तो इस पे ग्रोथ इज सेकेंडरी, ओके, अवेलेबिलिटी इज नंबर 1। तो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। कुछ पैसा आप अपने पास रख सकते हो, नहीं तो सेविंग बैंक अकाउंट है, यस, और स्वीप इन एफडीज होती हैं। यस, अगर आपका बैंक परमिट करता है स्वीप इन स्वीप आउट, तो उस पर उसको उसमें आप लगा सकते हो। ओके। इसका अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। तो आप ये बता दो कि मैं इस इमरजेंसी फंड के लिए अपने सैलरी से पैसे कैसे बचाऊं? ओके, देखो, इसके लिए आपने पॉजिटिव कैश फ्लो तो बनाना पड़ेगा। अब जो मंथली इनकम आ रही है उसमें से कुछ सेव करना है, Okay. उस सेविंग को इधर डाइवर्ट करना है कि वो आपका जो है इमरजेंसी कॉर्पस क्रिएट हो जाए। तो इन ए वे आपने अपना बजटिंग करना है ओके, कि जितना आ रहा है लेफ्ट साइड में और जितना जा रहा है राइट साइड में, उसको पॉजिटिव रखना है, और उसी के लिए बजटिंग बनी है। और इन ए वे बोलूँ, बजटिंग बहुत ज़रूरी है पहले तो। ओके, और बजटिंग लोग मान लेते हैं कि बजट इज रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, इट इज एक्चुअली गिविंग यू फ्रीडम। फ्रीडम बजट बना के कैसे मिलेगी? अगर आपका पैसा आ रहा है और वो कहीं भी जा रहा है विदाउट बजट, तो Yes. आपके कंट्रोल में है क्या? वो तो अपने नहीं। आप ऑटोमेटिकली जा रहा है, आपके वो कंट्रोल में नहीं है ना। नहीं है। लेकिन आप अगर बजटिंग कर रहे हो तो आपको एक एक पैसा पता है कहाँ जा रहा है। Okay. एक एक पैसा जहाँ Yes. भेजना चाह रहे हो वो वहाँ जाएगा। जी, तो अभी ये फ्रीडम है ना। फ्रीडम आपने no. एक्सरसाइज कर रहे हो ना, एक्सरसाइज कर रहे हो कि भाई वो पैसा कहाँ जाएगा, वो आपके कंट्रोल में है। यस, अदरवाइज वो फ्री है। तो आप पैसे को फ्री करना चाहते हो कि वो अपना डिसीजन ले, या खुद किया वो ऑप्शन रखना चाहते हो अपने पास जहां बोलो वहां जाए? अपने पास ही रखूंगा। तो वही तो बजटिंग फ्रीडम हुआ ना फिर। तो बजटिंग इज गिविंग यू फ्रीडम ना, Yes. यू यूटिलाइज द मनी एज यू वांट। हाँ, ये तो मुझे ऑनेस्टली लगता है कि हर दूसरे के इंसान के साथ ही होता होगा। जैसे कि उनको, जैसे मैं अपनी बात ही करूँ, मुझे ही नहीं पता चलता कि भाई कुछ एक्सपेंसिव गए कहाँ। और बजटिंग आपको वो एक्सरसाइज दे देती है जी, जिससे आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, एक्चुअली आपका पैसा जो आ रहा है, यस, तो उसमें कुछ पैसा तो उसका सीक्वेंस ये होना चाहिए। सबसे पहला पैसा जानना चाहिए कि आपके बेयर एसेंशियल्स हैं, दिनचर्या चलाने के लिए, लाइफ चलाने के लिए आपने कुछ खर्चे तो करने हैं। यस, तो ये इसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, तो सबसे पहला वो जाना चाहिए। ओके, फिर आपके पास जानी चाहिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और उसके बाद का पैसा आपकी लाइफस्टाइल में जाना चाहिए। लेकिन आजकल के जेनजी की जनरली प्रॉब्लम ये है कि वो पहले Lifestyle में ही है। सबसे पहले लाइफस्टाइल में जाते हैं, Yes. और फिर जो बचा कुचा है वो फ्यूचर नीड्स में या फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। यस,
प्रायोरिटी उनके लिए लाइफस्टाइल है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से आपका क्या मतलब है? तो वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं आते हैं, उसमें फ्यूचर के एक्सपेंसेस भी आते हैं। ओके कि मान लीजिए आप, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है इंश्योरेंस, जी। कि आपने आज इंश्योरेंस में कोई प्रीमियम दिया, यस लेकिन वो इंश्योरेंस कल को कोई आपकी मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो उसमें वो काम आ सकता है। यस तो एक इंश्योरेंस भी Future एज पार्ट ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फ्यूचर एक्सपेंस जो है, यस यू शुड बी कंट्रीब्यूटिंग सम बिट टू दैट ऑल्सो। ओके यू शुड बी पुटिंग सम मनी टू द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। पर पाम, मुझे तो लगता है कि मेरी एज के लोगों के लिए इंश्योरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि मेरी एज का जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि इंश्योरेंस तो 35-40 साल वालों के लिए ही होता है। देखो, जैसा मैंने बताया, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस एक आपका फ्यूचर एक्सपेंस है जिसके लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो। ओके वन। दूसरा है, जरूरी तो नहीं है कि कोई इमरजेंसी, कोई ऐसी घटना उन्हीं के साथ हो, आपके साथ हो सकती है। यस तो उसके लिए आपको पैसे चाहिएंगे, जी। तो पैसे कहाँ से लाओगे? तो इंश्योरेंस उसी को, तो इसलिए इंश्योरेंस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, इट इज ए प्रोटेक्शन। ओके On those situations, Yes. you should be able to get that money, gather that money. You should make that money available to counter those situations. उसी के लिए इंश्योरेंस होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक आपका प्रोटेक्शन है। तो फिर आप बता सकते हो कि मेरी एज वालों के लिए सबसे पहला इंश्योरेंस कौन सा होना चाहिए? देखो, आपके लिए सबसे पहले जरूरी है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। ओके तो हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी द नंबर वन फॉर यू पीपल, स्पेशली द स्टूडेंट्स एंड ऑल, क्योंकि आपकी इनकम तो है नहीं। यस तो लाइफ इंश्योरेंस विल कम सेकेंडरी टू यू। आपके लिए फर्स्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो क्योंकि हेल्थ में आपको कुछ, कल को कुछ हो गया जी। तो उसके लिए पैसे चले जाएंगे सारे, यस जमा पूंजी जा सकती है। तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी दी स्टेप नंबर वन। और मैंने टर्म इंश्योरेंस भी बहुत बार सुना है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो? टर्म इंश्योरेंस के थ्रू एक सर्टेन लाइफ कवर आप खरीदते हो, उसका कुछ प्रीमियम पे करते हो। ओके कल को आपको कुछ हो जाता है तो आपके डिपेंडेंट्स को उतने पैसे मिल जाते हैं। ओके तो इसलिए आपके लिए वो सेकेंडरी, क्योंकि आपके अभी डिपेंडेंट्स तो है नहीं, नहीं है आपकी शायद इनकम भी स्टार्ट नहीं हुई अभी। लेकिन जिस दिन आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, जी। उस दिन आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आपको वो भी लेना चाहिए। ओके जब तक आप कमा नहीं रहे हो कुछ, तब तक हेल्थ इंश्योरेंस, एंड वंस यू स्टार्ट अर्निंग, टर्म देन इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल एज टर्म इंश्योरेंस दोनों होना चाहिए। ओके एंड हो सकता है आपकी कंपनी आपको कुछ टर्म इंश्योरेंस दे दे, तो उसकी भी जानकारी रखें। हो सकता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दे दे, क्योंकि सारी अच्छी कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, ओके लेकिन उससे शायद कंप्लीट काम नहीं चलता, तो आप एडिशनल ले सकते हो। जी। टर्म इंश्योरेंस कुछ लिमिट तक देती हैं, उसके उस लिमिट से शायद आपके डिपेंडेंट या आपकी डिपेंडेंट की ज़रूरतें या लाइफस्टाइल नहीं कंप्लीट हो पाए, तो उसको भी आप उसका कवर बढ़ा सकते हैं। यस और हेल्थ इंश्योरेंस में एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आज के दिन आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, जी। जब आप कंपनी छोड़ के चले जाओगे तो शायद वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काम नहीं करेगी। ओके तो इसलिए आपको उसमें, इस कंपनी से आप जा रहे हो, दूसरी कंपनी ज्वाइन करने से बीच में कुछ हो गया तो आपको कोई कवर नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी कंसिडर कर लेना चाहिए, इन केस यू कैन अफोर्ड इट। और जो टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होती है, उसमें कई सारी प्लान्स होते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस के साथ में आपको पैसे वापस मिल रहे हैं, उसको ऐसे इन्वेस्टमेंट बेचा जा रहा है कि भाई 20 साल आप इतनी इतनी किस्त भरो और आपको पैसे मिलेंगे, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके वो प्योर टर्म इंश्योरेंस नहीं है, ठीक ठीक है। लेकिन आपने प्योर टर्म और लाइफ इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। कोई भी पे बैक वाला पॉलिसी नहीं लेना है, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो सिंपली आप ये कहना चाह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट का काम वेल्थ बनाना है और इंश्योरेंस का काम वेल्थ को बचाना है। बिल्कुल, जो आपने बोला, जो आपने समझा, बिल्कुल सही है। लेकिन इन सब को करने से पहले आपने अपना कैश फ्लो को सही रखना है, ठीक है। अपने बजटिंग करना है, और बजट के हिसाब से ही खर्च करना है। और जैसा मैंने बताया कि बजटिंग आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करती, वो आपको फ्रीडम देती है। यस तो बजटिंग इज ए एक्सरसाइज टू अटेन फ्रीडम। यस तो उसको उस तरह समझे, अपने जो पैसा आ रहा है उसको सही जगह चैनलाइज करें, जी। इमरजेंसी कॉर्पस से स्टार्ट करें, उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस ले लें और लाइफ इंश्योरेंस लें, और अपने फ्यूचर गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। ओके तो उसके लिए बजटिंग होना जरूरी है, Yes. और उसके लिए एक फ्रेमवर्क होना जरूरी है।
Yes. जब आप स्टार्ट कर रहे हो स्टेज, तो किसी एक्सपर्ट से मिल लें तो आपको सही गाइड करेगा, नहीं तो आप कहीं सुने पे इन्वेस्ट कर लेंगे, जी। कहीं सुने की तरह आप खर्च कर देंगे विदाउट बजटिंग, विदाउट एनी फ्रेमवर्क। यस। बेटर गेट इन टच विद सम एक्सपर्ट। ओके। आपके पास है या आपको जिस पे ट्रस्ट है उससे आप कनेक्ट करें, एक सिस्टमेटिक तरीके से जाएं, जी। तो आपके लाइफ की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, लाइफ स्टैंडर्ड भी मेंटेन हो जाएगा, और फ्यूचर गोल्स एंड फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम भी जल्दी अचीव हो सकती है। तो ऑनेस्टली वाह, मुझे आज के डिस्कशन के बाद समझ आ गया कि रिच बनना ओनली सैलरी का गेम नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल हैबिट्स का भी गेम है। बिल्कुल, फाइनेंशियल हैबिट्स रादर ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। जी। मैंने कई जगह देखा है कि लोगों की सैलरी ज़्यादा है Yes. और ज़्यादा सैलरी रही है, लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाए। जैसे ही उनकी कोई इमरजेंसी आई, वो दाएं बाएं देखना की ज़रूरत पड़ गई। और Okay. कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी मंथली इनकम, मंथली सैलरी बहुत कम है, जी। लेकिन वो अपने लाइफ गोल्स पे खरे उतर पाए और उन्होंने कभी किसी की दूसरे की तरफ नहीं देखा जब इमरजेंसी आई या ज़रूरत आई। ओके। लेकिन उसी के लिए ये सब एक्सरसाइजेज हैं, बजटिंग हुआ एंड आपका फाइनेंशियल फ्रेमवर्क हुआ, फाइनेंशियल प्लान हुआ, ये सब इसीलिए ज़रूरी होते हैं। तो कुल मिला के आप कहना चाह रहे हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी सैलरी में ही नहीं डिपेंड करती, आप उस सैलरी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रखती है। बिल्कुल, ये केवल इनफ्लो का ही गेम नहीं है, जी। ये आपके फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, ओके। और जिसमें ये फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जो बताया, बजटिंग बताया, Yes. बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ओके। और साथ साथ जो मैंने बताया कि जो आपके अमीर होने के लिए आपके जो 3 दुश्मन बैठे हुए हैं, जी। इन्फ्लेशन, टैक्सेशन एंड रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स। उनका भी जानकारी रखना है, उनके लिए राइट स्टेप्स लेना है। जी। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज के डिस्कशन से आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी फाइनेंशियल विजडम के बारे में जानकारी के लिए फिन विजन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।